जारी है युद्ध कोरोना से और आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस को हराने का सबसे बेहतर तरीका भी यही है कि आप खुद को अपने घरों में बंद कर लें, कैद कर लें। चलिए सबसे पहले जानते हैं देश विदेश में कोरोना का अपडेट क्या कहता है। तो देश भर में कोरोना के जो कुल आंकड़े हैं वो अब 49,391 तक पहुंच चुका है और देश में 1,694 लोगों की अब तक मौत दर्ज की गई है। कोरोना संक्रमित 14,183 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 15,525 केस सामने आए हैं, 617 लोगों की मौत हुई है। वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटेंगे भारतीय। खबर यह है कि एयर इंडिया विशेष विमान से सभी को लाने वाली है। नौसेना भी चला रही है ऑपरेशन समुद्र सेतु। दुनिया भर में 36,62,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और अब तक 2,57,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की बात करें तो 10 लाख केस सामने आए हैं, 72,000 लोगों की जान गई है। बिहार में कुल कोरोना संक्रमित की संख्या 536 हो गई है। राज्य में अभी 383 एक्टिव केस हैं। आज पूर्णिया में एक नया मरीज मिला है कोरोना पॉजिटिव और राज्य में पिछले हफ्ते में 6% वृद्धि दर दर्ज की गई है। राज्य में 149 मरीज अब तक ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। कल 21 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। बक्सर के 7 मरीज कल ठीक हो गए। वहीं रोहतास के 6 मरीज भी स्वस्थ हो चुके हैं। इसके अलावा मुंगेर के 5, बेगूसराय के 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रवासियों को लेकर 13 ट्रेन आज बिहार पहुंच रही है। कल झारखंड में 10 नए कोरोना मामले सामने आ गए। रांची से 8 और दुमका से 2 पॉजिटिव केस सामने आए। रांची के 8 मरीजों में 4 एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। इधर रांची में अब तक 91 कोरोना मरीज मिले हैं। हिंदपीढ़ी की बात करें तो अब तक 67 केस हिंदपीढ़ी से हैं। गुड़गांव से लौटे थे दुमका के संक्रमित मरीज और कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 125 हो गई है। दुमका कोरोना संक्रमण वाला 13वां जिला बन चुका है। कल 642 सैंपल की जांच की गई है जिसमें 632 रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब तक 35 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो झारखंड में किस तरीके से अपडेट हमने आपको बताया कि जिलेवार तरीके से कहां कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। इधर एक बड़ी खबर आ रही है अररिया से, जहां कोरोना का एक संक्रमित मरीज मिलने के बाद शहर को सील कर दिया गया है। शहर में 28 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। वार्ड संख्या 10, वार्ड संख्या 11, वार्ड संख्या 12, 13 और 14 को रेड जोन घोषित किया गया है। लेकिन जोन में फल और सब्जी बेचने वाले आ जा रहे हैं। इनके आने और जाने के लिए पास जारी किया गया है, लेकिन इनकी सुरक्षा का जरा भी ख्याल नहीं रहे। ये बिना मास्क, बिना ग्लव्स के खतरनाक जोन में सब्जी और फल बेच रहे हैं। अररिया के अभी हम संक्रमित जोन में है। ये हॉट स्पॉट एरिया है और आप तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो सब्जी विक्रेता जो सब्जी बेचने जा रहे हैं, एक बजाबते पास उनको दिया गया है। पास दिखाई जरा, देखिए ये पास दिया गया है इनको। सब्जी विक्रेता है, इस इलाके में ये सब्जी बेचने के लिए अधिकृत किए गए हैं, लेकिन इन्होंने मास्क वगैरह कोई सुविधा यहाँ इनको नहीं देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मनीष सर। तो सब्जी बेचने जा रहे हैं जी। इस इलाके में तो पास बनवा है ना? जी सर, इस इलाके में। तो मास्क वगैरह भी देख रहे हैं गंदा है और हैंड ग्लव्स भी नहीं है। मिला नहीं है? नहीं मिला, नहीं मिला है? नहीं अभी तक नहीं मिला। बोला पास मिल गया है, आप लोग बिजनेस कर सकते हैं। डर नहीं लगता है इधर आने में? डर तो लगता है सर, लेकिन बिजनेस कर रहे हैं। फल बेचने निकले हैं। तो एरिया पूरा संक्रमित जोन है, बहुत खतरा है इधर। डर नहीं लग रहा है? जी सर, लग रहा है डर। फिर क्या करेंगे, पेट के लिए करना पड़ता है। पेट का सवाल है जी, लेकिन परिवार को भी तो बचाना है। आप मास्क भी नहीं लगाए? जी सर, मास्क है, मास्क रख दी, गंदा हो गया है। गंदा हो गया है। मास्क मिला नहीं है नगर परिषद से? नहीं मिला। हैंड ग्लव्स भी नहीं है? नहीं मिला है सर। नहीं मिला है? नहीं। तो
तो साफ तौर पर आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खतरा उठाया जा रहा है। खतरा उठाया जा रहा है पेट के लिए। अररिया का यह संक्रमित जोन है। बक्सर का एक सिपाही यहाँ कोरोना मरीज के रूप में चिन्हित हुआ था, जिसके बाद से इस इलाके को हॉट स्पॉट जोन बना दिया गया, संक्रमित जोन बना दिया गया है। बावजूद इसके यहाँ पर जिन सब्जी विक्रेताओं को अधिकृत किया गया है वो खतरा मोल लेकर इस इलाके में सब्जी और फल पहुँचा रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर बतलाया कि अररिया नगर परिषद की तरफ से इन्हें ना मास्क मिला है, नहीं ग्लव्स। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और रोहतास में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिलहाल 52 तक पहुंच गई है और ज्यादातर मरीज सासाराम के शहरी इलाके से मिले हैं और ऐसे में पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर सील किया गया है। सासाराम रेड जोन के अंतर्गत आता है और सासाराम के कई इलाके और कई मोहल्ले को सील किया गया है, कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और उस इलाकों में आवाजाही को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है, बाधित किया गया है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग करके आम आवाजाही को रोक दिया गया है ताकि जो कोरोना का संक्रमण है उसे फैलने से रोका जा सके। और जिला प्रशासन के लोगों ने भी जो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उन इलाकों में भी एहतियात बरत रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। इधर झारखंड से दूसरे राज्य में पहुंचे कामगारों के लौटने का सिलसिला जारी है। आज सुबह 4 बजे तकरीबन 1233 प्रवासी श्रमिकों को लेकर सूरत से स्पेशल ट्रेन धनबाद पहुंची। इस ट्रेन में झारखंड के 7 जिलों के श्रमिक सवार थे। सबसे ज्यादा गिरिडीह जिले के 1154 श्रमिक इस ट्रेन में सवार थे। सभी श्रमिकों ने सरकार की पहल की सराहना की। हालांकि श्रमिकों ने बताया है कि उनसे 715 रुपये किराया भी लिया गया है। और प्रवासी मजदूरों का स्पेशल ट्रेन बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है और केरल से कई मजदूर मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। मजदूरों का कहना है कि एक एक मजदूर से बतौर भाड़ा 1020 रुपये वसूला गया। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। केरल से आने वाले श्रमिक अलग अलग जिलों के हैं और इनसे टिकट भी लिया गया है जो सरकार ने। कितना लिया? 1020 सुबह में मिलेगा, 3 बजे मिलेगा खाना ना। हाँ, खाना मिलेगा। किराया हम अपना दिए हैं। और कर्नाटक के बेंगलुरु से श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1100 से ज्यादा श्रमिकों को लेकर दानापुर पहुंची और दानापुर पहुंचने के बाद सारे श्रमिकों की स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद श्रमिकों को बस में बिठाकर उनके गृह जिले भेजा गया। मजदूरों का कहना था कि उनसे भाड़े के पैसे नहीं लिए गए, लेकिन रास्ते में खाना और पीने के पानी की दिक्कत हुई। 5 तारीख को 4 तारीख को 7 बजे मिला था, उसके बाद 5 तारीख को 2:30 बजे मिला खाना। वो भी इतना सा करना जिससे मुर्गी खाएगा भी तो पेट नहीं भरेगा। पानी भी कहीं रास्ते पे नहीं मिला सर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के गलत ट्वीट की वजह से पंजाब में फंसे झारखंड के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। दरअसल मिथिलेश ठाकुर ने कल एक ट्वीट कर कहा था कि लुधियाना से एक स्पेशल ट्रेन झारखंड के लिए खुलने वाली है और इसके बाद झारखंड लौटने की उम्मीद में मजदूर लुधियाना रेलवे स्टेशन पर जुटने लगे। बीजेपी का आरोप है कि मंत्री के गलत ट्वीट की वजह से लुधियाना स्टेशन पर उमड़े लोगों पर पंजाब पुलिस ने लाठी बरसाई, जिसमें कई मजदूरों को चोट आई है। और पूरे मामले में लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर को विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं करने की नसीहत दी है। हालांकि इस मामले में मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सफाई अब सामने है। उन्होंने कहा है कि उनके ट्वीट का आधार रेलवे की चिट्ठी थी, जिसके मुताबिक एक ट्रेन जालंधर से और दूसरी ट्रेन लुधियाना से खुलनी थी। इसमें एक ट्रेन जालंधर से खुली भी है जो 6 मई को करीब 1200 यात्रियों को लेकर मेदिनीनगर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि लुधियाना से एक ट्रेन नहीं खुल सकी। इसके साथ ही उन्होंने मजदूरों की पिटाई के बीजेपी के आरोपों को गलत करार दिया है। और अब सवालों की बारी। न्यूज़ 18 के कुछ सवाल हैं। ये सवाल इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। मसलन, क्या मंत्री को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? सवाल यह है कि बगैर जांच के ट्रेन के आने का क्यों उन्होंने ट्वीट कर दिया? सवाल यह है कि लुधियाना में मची अफरा तफरी का जिम्मेदार कौन है?
सवाल यह भी है कि क्या मंत्री को नहीं है जिम्मेदारी का एहसास। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र रांची से मौजूद हैं, वहीं रोहित गौड़ संवाददाता लुधियाना से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उपेंद्र आपसे सवाल कि जो ट्वीट किया गया उस पर जो भगदड़ मची, लाठियां चटकाई गई, अब कहीं ना कहीं उससे किनारा लेने की बारी है। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है मंत्री की तरफ से कि एक आधार है उनके पास, कोई चिट्ठी है उनके पास, उसके आधार पर उन्होंने ये बात ट्वीट के जरिए लिखी थी और हालात बदल गए। बिल्कुल, देखिए विवेक, मंत्री हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हो, सभी का यही कहना है कि चूंकि गढ़वा के लोग वहां पर थे और गढ़वा के लोग मंत्री जिस इलाके को प्रतिनिधित्व करते हैं उनको सूचना देने के लिए उन्होंने रेलवे का जो पत्र था 4 मई का, उसको आधार बनाकर उन्होंने ट्वीट किया था ताकि जो भी गढ़वा और उस आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो लुधियाना पहुंच सकें। और इसी के चलते उनका ट्वीट था, कोई उन्होंने अफवाह नहीं फैलाया है। और सवाल भी खड़ा किया है कि अगर रीशेड्यूल हुआ है ट्रेन तो उसकी जानकारी भी राज्य के मंत्री को और राज्य की सरकार को मिलना चाहिए था रेलवे की ओर से। दूसरी जो बड़ी बात है वो यह है कि जितने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है उनका कहना है कि भाजपा अफवाह फैला रही है और राजनीति कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो लुधियाना के जो अखबार हैं उसको देखा है इन्होंने यहाँ पे, और डिजिटल अखबार, और उसमें कहीं पर भी लाठीचार्ज की बात नहीं है। तो कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी ओर से उनका कहना है कि कोई अफवाह उन्होंने नहीं फैलाया है। ठीक है उपेंद्र, रोहित गौड़ भी हमारे साथ है। रोहित, जो जानकारी मिल पा रही है कि दूसरी ट्रेन लुधियाना से खुलनी थी जो नहीं खुल पाई, और ये जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं उन मजदूरों के ऊपर भारी पड़ गया जो इस ट्वीट के सहारे अपने मंत्री के से जो जानकारियां मिली उसके आधार पर वो स्टेशन पहुंच गए और उन्हें मार खानी पड़ी। क्या वहां लाठियां चटकाई गई थी? जी बिल्कुल विवेक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल सुबह जब प्रवासी मजदूरों को ये पता लगा कि आज से ट्रेनें शुरू होने वाली हैं, तो कल सुबह यहाँ पर लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर लगभग 200 से 1000 के करीब जो मजदूर थे वो यहाँ पर एकत्रित होने शुरू हो गए थे। सुबह हाँ रोहित बोलिए। पहले पहर से ही यहाँ पर मजदूर जो थे वहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए थे, और इतनी बड़ी तादाद में जब मजदूर यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ के प्रशासन को उनको संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ के प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था कि जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको ही हम यहाँ पर लाएंगे, और उनको लाने की जो प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी कि सबसे पहले एक बस, सरकारी बस जो रहेगी वो उन लोगों के घर तक जाएगी, उनको घर से पिक करेगी। पिक करने के बाद लुधियाना के जो बस स्टैंड स्टेशन है वहाँ पर बस स्टैंड पे पहुँचेगी, वहाँ पर उनका मेडिकल जांच किया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा, उनको एक UID नंबर दिया जाएगा, और उसके बाद उनकी टिकट के ऊपर स्टैंप लगाकर उनको दिया जाएगा कि ये मेडिकली इनको चेकअप कर लिया गया है। उसके बाद उनको दोबारा सरकारी बस में बिठाकर यहाँ पर लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर लाया जाएगा, और यहाँ पर लाने के बाद उनकी टिकट्स और जो उनका मेडिकल जांच हुई है वो चेक की जाएगी। चेक करने के बाद ही उनको यहाँ रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। अगर किसी भी शख्स की कोई भी मेडिकल जांच के दौरान कोई दिक्कत आती है तो उसको उसी समय तुरंत। ठीक है रोहित, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो एक आरोप है जिसे साफ तौर पर जो लुधियाना के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने नकारा है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, उल्टे मंत्री जी को नसीहत उन्होंने दी कि आप इस तरह से जो एक विधि व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न करने से जुड़ा हुआ अगर कोई बात आप लिखते हैं तो जरा इस पर समझने की जरूरत है और आप ही इसके बारे में पहले से पता कर लें, ऐसी नसीहत दी गई है। तो आज क्या है, ट्रेन कब खुलने वाली है, कोई नई जानकारी आपके पास? बिल्कुल विवेक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंत्री जी का ट्वीट करने के बाद जो प्रवासी मजदूर थे वो यहाँ पर बड़ी तादाद में एकत्रित हो गए थे, और मंत्री साहब को इस चीज को समझना चाहिए था कि जिला प्रशासन जो है वो इस परिस्थिति में किस तरीके से निपटेगा। तस्वीरें मैं लुधियाना रेलवे स्टेशन पर इस समय मौजूद हूँ। बसें आने शुरू हो चुकी हैं, कल से लगातार ये बसें आ रही हैं। एक बस में लगभग 56 के करीब सीट्स होती हैं जिनमें लोगों को बिठाने की सुविधा होती है, पर हर एक बस में लगभग 25 लोग ही बिठाए जा रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा जा रहा है। पूरे एहतियात से यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में सरकारी बसें हैं, ये PRTC की बसें हैं, पनबस की बसें हैं, पंजाब सरकार की तरफ से ये बसें हैं और पंजाब सरकार की तरफ से ये बसों को चलाया गया है। और
तमाम उन लोगों को इन बसों में भरकर यहाँ पर लाया जा रहा है रेलवे स्टेशन पर, जो लोग अपने घर वापसी का चाहते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए उपेंद्र, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल लुधियाना से जो ट्रेन खुलनी थी उसके तमाम विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है, और जो अभी आपने तस्वीरें देखी उसमें पंजाब सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें स्टेशनों तक पहुंचाया जाए। पूरे नियम संगत के साथ उन्हें उनकी पूरी जांच के साथ उन्हें स्टेशनों पर लाया जाएगा और उसके बाद बिहार की तरफ और झारखंड की तरफ उन्हें विदा किया जाएगा। और कोरोना पर खबरों का सफर जारी है, लेकिन इस वक्त आग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में एक रिहायशी इलाके के टावर में भयानक आग लग गई है। आग को बुझाया गया है, हालांकि अभी आग के कारणों का पता नहीं लगा है, लेकिन 48 मंजिला इमारत में लगी आग से 7 लोगों के जलने की खबर है। फिलहाल टावर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। तो शारजाह से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां यूएई के शारजाह में भीषण अगलगी की खबर, और इस बहुमंजिला इमारत में 48वें तले पर आग लगी और 7 लोगों के जलने की खबर है। और चलिए सीधे पटना की तरफ रुख करेंगे। बड़ी खबर बिहार में प्रखंड पदाधिकारी संघ ने जताई है नाराजगी। जी हां, बीडीओ सेवा संघ ने मुख्य सचिव को लिखा है पत्र। पदाधिकारियों पर सहयोग नहीं करने का आरोप और 24 घंटे में काम खत्म करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया है। समय पर योजनाओं को पूरा करने में असमर्थता जताई गई है। वहीं बीडीओ सेवा संघ ने संसाधनों की कमी को बताया है वजह। बीडीओ को नोडल पदाधिकारी बनाने की रखी गई है मांग। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और ये खबर जुड़ी हुई है बिहार में प्रखंड पदाधिकारी संघ ने अपनी नाराजगी जताई है। रवि नारायण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। रवि, इस पूरी खबर पर अपडेट क्या है? विवेक, देखिए, बिहार के तमाम जो प्रखंड पदाधिकारी हैं, उसके जो संघ है, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। और जो सवाल इस लॉकडाउन की स्थिति में उन्होंने जो खड़ा किया है, उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिख करके उन्होंने बताया है कि काम 24 घंटे के अंदर करने को कहा जाता है और हमारे पास संसाधन नहीं दिए गए हैं। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं कार्रवाई काम खत्म होता है तो उसमें कार्रवाई करने की बात कही होती है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनके साथ साथ जो और भी पदाधिकारी हैं वो वेतनमान का मामला उठाते हैं। वो कहते हैं कि आप, मेरा वेतन जो है वो आपसे ज्यादा है, आप हमें गाइड नहीं कर सकते, आप हमें आदेश नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए नोडल पदाधिकारी बनाने की भी मांग कही गई है। उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में जहां सारी योजनाएं प्रखंड विकास पदाधिकारी के हाथ में ही है, और अगर ये काम नहीं कर पाते हैं और सवाल खड़ा करते हैं तो विवेक, सोचा जा सकता है कि सारी योजनाएं जो है वो ठप पड़ जाएंगी, उस पर सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीडीओ को नोडल पदाधिकारी बनाने की मांग रखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रखंड पदाधिकारी संघ ने नाराजगी जताई है। और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को अपने प्रदेश लाने के बाद बांका जिला प्रशासन उन्हें उनके हाल पर छोड़ रखा है। ये श्रमिक बेंगलोर से 1050 रुपए किराया देकर दानापुर होते हुए बांका पहुंचे हैं। पीबीएस कॉलेज में इनकी स्क्रीनिंग की गई, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से इन्हें ठहरने और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। पूरी रात भूखे रखा गया। हम लोग का वहाँ पे जहाँ से बेंगलोर से आ रहे हैं वहाँ से टिकट लिए सर, 1050 रुपये का, वहाँ से आए। 3 दिन का सफर था। 2 बार मात्र खाना मिला सर रास्ते में। उसके बाद दानापुर जब हम लोग को पटना उतारा तो वहाँ पे 1 बार खाना मिला, मुश्किल से, वो भी किसी को नहीं भी मिला। जब वहाँ से बस दिया, वहाँ से बस जब हम लोग आए तो रात को 2 बजे हम लोग को पीबीएस कॉलेज बांका में पहुँचाया। यहाँ पे सर नहीं रहने के लिए दिया और नहीं खाना का तो छोड़िए सर, पानी तक नहीं दिया था। ये लोग बोले कि हम लोग भूखे हैं, 2 दिन से भूखे हैं, तो हमको रहा ना गया। चूँकि हमारा सत्तू का बिजनेस है, इसलिए ये लोग को हम सत्तू खाने के लिए दे, कुछ इन लोग को राहत मिले। और इधर गुमला में प्रशासन की सख्ती के बाद कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं। यहां सब्जी मंडी में खरीदारी करने के लिए लोगों को 15 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। गुमला में कोरोना को मात देने के लिए कई तरह से प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों को हम दिखाना चाह रहे हैं। ये बाजार हाट में घुसने का तस्वीर, अमूमन इस तरह का तस्वीर आपको कहीं देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए और कोरोना को मात देने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। सोशल डिस्टेंस का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि कतारबद्ध लोगों को खड़ा करके यहाँ पर भेजा जा रहा है अंदर में तस्वीरें, ताकि यहाँ पर बाजार में भीड़ न लग सके। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन द्वारा जो इस तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय पहल है, क्योंकि इस तरह के सोशल डिस्टेंस की तस्वीर को ही दिखाकर
बनाकर हम कहीं ना कहीं कोरोना को मात दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि छोटा हो, बड़ा हो या किसी स्तर के लोग हों, सबको इसी कतार में खड़ा होना है और उसकी कतार की जब उनकी बारी आएगी तभी जाकर वो बाजार में प्रवेश करेंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीर की सराहना होनी चाहिए। हालांकि लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है, जल्दबाजी में वो सब्जी नहीं ले पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बाजार के बाहर इस तरह की तस्वीर को मेंटेन करके प्रशासन बाजार में लगने वाली भीड़ को कम करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें वो सफल भी होता नजर आ रहा है, जिसको लेकर लोग भी सहयोग कर रहे हैं। और कोरोना को मात देने के लिए इस तरह की तस्वीरें काफी आवश्यक है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। उधर श्रीनगर के हंदवाड़ा में शहीद हुए संतोष मिश्रा का पार्थिव शरीर गया एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीआरपीएफ के आईजी, डीआईजी, मगध आयुक्त और टीएम के साथ जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। औरंगाबाद के गोह के रहने वाले संतोष मिश्रा आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। श्रीनगर के हंदवाड़ा में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि दी गई है। आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। शहीद संतोष मिश्रा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और गया एयरपोर्ट पर सभी तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। औरंगाबाद के गोह के रहने वाले थे और ये वो तस्वीरें हैं जहां पूरे सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।